हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये चैप्टर 8 का जो है चैप्टर 8 बिहार बीटीसी चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। हम जान चुके हैं भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधे और जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नियमित उत्पादन और प्रबंधन आवश्यक है। हमारा देश जो है ना, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इन आवश्यकता की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। क्या बता सकते हैं हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों का नाम बता सकते हैं? ये फसलों का नाम है, ये बोने का समय, ये काटने का समय। ठीक है, लिस्ट बना सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसल की चर्चा आपने सुना होगा। आप जान चुके होंगे कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उपजाई जाती है। देखिए, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल जो होती है ना, खरीफ फसल कहलाती है। और शीत ऋतु में जो रबी फसल की पैदावार होती है। ग्रीष्म ऋतु में उपजाई वाली फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई वाली फसल को खरीफ फसल, ग्रीष्म ऋतु में उपजाई वाली फसल को जायद फसल, और उसके बाद शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। क्या खरीफ, रबी और जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? लिस्ट बनाए, उस फसलों का आपको नाम बताना है। क्या आप जानते हैं मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए गए थे? तो मनुष्य जो था ना, पहले आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। यही स्थिति 10,000 ईसा पूर्व तक बनी रही। वह भोजन आवास की तलाश की खोज में जगह जगह घूमता रहता था। इनका विचरण समूहों में हुआ करता था। कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीज से पौधे को उगते देखा, उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते देखा। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा, जिससे कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या आपको पता है फसल किस पर उपजाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से आप पता कर सकते हैं अच्छी उपज के लिए वो क्या करते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप जो होता है, सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, बीजों का चयन किया जाता है, बुवाई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, निकौनी किया जाता है, कटाई किया जाता है, फिर 7वां नंबर गहाई, उसाई और सफाई, और लास्ट में भंडारण किया जाता है। फिर से मैं नाम लेता हूँ। पहले हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उस मिट्टी में कौन सा बीज उपयोग करना है उसका चयन करते हैं। फिर उसके बाद हम बीज को उसमें बुआई करते हैं। जब बुआई हो जाता है फिर सिंचाई करते हैं। ठीक है, सिंचाई होने के बाद उसका निकौनी करते हैं। निकौनी होता है, उसके बाद उसका हम लोग कटाई करते हैं। कटाई होने के बाद उसको अच्छे से गहाई, उसाई और सफाई करते हैं। फिर भंडारण होता है। तो मिट्टी तैयार करना क्या होता है? फसल उगाने के लिए मिट्टी की महत्वपूर्ण कार्य है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जो होती है ना, जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी के गुआई के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है, जो पिक्चर में आप देख सकते हो। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी दो बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में Which app do you want to listen to this on? Sorry, I couldn't hear what you said. सॉरी, डिस्टर्ब के लिए। वर्तमान में ट्रैक्टर, पावर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुंचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे पिक्चर आप देख सकते हो। अब कृषि कार्य में जो उपकरण उपयोग होते हैं उसके कार्यों की सूची बनाइए। अपने इलाके में खेती या बागवानी में इस्तेमाल होने वाले औजारों का चित्र बनाइए। तो ये उपकरण का नाम लिखना है और क्या काम होता है उनका ये लिखना है। सेकेंड पॉइंट, बीजों का चयन।
अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। अच्छे बीज का चयन कीजिएगा, फटक कर तो करते ही हैं, कोई ऐसा भी तरीका है जिससे स्वस्थ बीज को चयनित किया जा सकता है कि हमको जो पता चले कैसे स्वस्थ बीज है। इसके लिए क्रियाकलाप 4 कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरिए, उसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चना या गेहूं के बीज डालिए, एक मुट्ठी चना और गेहूं के बीज। कुछ देर के बाद अवलोकन कीजिए क्या होता है, क्या सभी बीज नीचे बैठ गए या कुछ पानी की सतह पर तैरने लगे। क्रियाकलाप के दौरान आपने देखा कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे। ये बीज जो होते हैं ना, क्षतिग्रस्त, हल्के और खोखले होते हैं। इस तरह के बीजों से अंकुरण नहीं होता है। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छी और स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और जल में जो डूबे बीज होते हैं ना, वो स्वस्थ और शुद्ध बीज होते हैं। थर्ड पॉइंट, बुआई। देखो, मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई जो होती है ना, पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए 2 विधियाँ प्रचलित है। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, मसूर। कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं। कुछ दिन के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर रोपण किया जाता है। आपने धान की खेती करते अवश्य देखा होगा। धान के बीज जो होता है ना, बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधे को मोरी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेत में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानी आवश्यक है। बीजों के बीच समान दूरी बने रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। ये देखिए बुआई कैसे हो रहा है। उसके बाद खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या आपने किसानों के खेत में खाद उर्वरक डालते हुए देखा है? ऐसा क्यों करते हैं? खाद जो होता है ना, कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। पौधे या जानवरों के अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार, साग सब्जी, पौधे पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद को कंपोस्ट कहते हैं। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती है। मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये सब उर्वरक होते हैं। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में क्या करते हैं? घुलनशील होते हैं। पौधे की जरूरत और आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। ये क्रियाकलाप है कुछ। खाद और उर्वरक में डिफरेंस में दिया। उर्वरक जो होते हैं ना, अकार्बनिक लवण होते हैं, और खाद जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर, मानव अवशिष्ट, पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक जो होता है अकार्बनिक लवण होता है। खाद जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ जो होता है जो गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। सेकेंड, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो है खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। क्या आप बता सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है और वर्मी कंपोस्ट के क्या लाभ है? जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद से मिट्टी को जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सड़न हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। उसके बाद हम लोग पॉइंट है सिंचाई। पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा विभिन्न अंगों तक
पहुँचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पे पानी देना सिंचाई कहलाता है। देखिए, सिंचाई की मात्रा जो होती है ना, समय, जलवायु, फसल, मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। जाड़े में सप्ताह में एक बार या गर्मी में 2 या 3 दिन के अंतर से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होगी। चिकनी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत होगी। ज़्यादा सिंचाई वाले फसल और कम सिंचाई वाले फसल की लिस्ट इसमें हम बना सकते हैं। अब आते हैं सिंचाई के स्रोत। कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। ये देखिए सिंचाई के जो विधियां हैं, किस किस विधि से, क्या आप जानते हैं कुआं, तालाब, नहर में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक कैसे पहुंचाते हैं? इसका तरीका है मोट, चेन, पंप, ढेकली, रहट आदि। अभी आधुनिक तरीका भी आ चुका है सिंचाई का। इसमें दिया हुआ है 1 नंबर छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग होता है असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पे नलों के ऊपरी सिरों पे घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पे मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पे इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जिस पिक्चर में आप देखिए छिड़काव तंत्र का। अब आता है ड्रिप तंत्र। क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके जो पौधे के जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधे की बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बर्बाद नहीं होती है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब अगला पॉइंट, निराई। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं, जो मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इस अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। किसान अनेक तरीके से खरपतवार हटाता है। वो फसल उगाने से पहले खेत जोत कर खरपतवार सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का उपयोग करके खरपतवार पर नियंत्रित किया जाता है। रसायनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग का प्रभाव इसके छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? अब आते हैं फसल की कटाई। ये क्या होता है? देखिए, फसल कटने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पे हंसिया से कटाई की जाती है। बड़े स्तर पे मुआ, रीवर, हार्वेस्टर से की जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। जबकि रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों की कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। मार्च अप्रैल में। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधे के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए इन्हें खेत में विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। देखिए, आपको पता है बच्चों, हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे कटाई पर्व कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के सभी भागों में कटाई पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई के ऋतु के साथ विशेष पर्व आता है। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, ये सब कटाई पर्व है। अब आता है भंडारण। भंडारण क्या होता है? फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी होता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, भंडारण करते समय अनाज में नमी नहीं होना चाहिए। उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उसकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, इसका नमी समाप्त हो जाए। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों और कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडारगृह या साइलो का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी, तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार खानदान का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCL के माल गोदाम में करते हैं।
ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा।